एक है सबसे बूढ़ी हो गई है। अच्छा, दिखाएं जरा सबसे बूढ़ी बकरी, ताकि लोगों को ये अंदाज लगे कि देखिए भाई, एक बकरी से आप कितना कमा सकते हैं। उस पर बहुत सारे वीडियोस भी हम लोग बनाते हैं, तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। लेकिन देसी बकरियों की जब बात करेंगे, ब्लैक बंगाल की, तो भैया आप समझ ले कि एक एक बकरी जो है ना जाने कितने बकरियों को पैदा करने की क्षमता रखती है। ये मेरी बकरी है जी, जो सबसे बूढ़ी बकरी है ये। सबसे बूढ़ी बकरी यही है। अब जी बल्कि अब फॉर्म में तो ये कह देते हैं कि बुढ़िया बकरी उधर चली गई, जी, इस नाम से उसको बुलाया जाता है। अच्छा और इसकी ये 7वीं नस्ल है। जी, ये जो बच्चा है देख लीजिए, ये बूढ़ी बकरी है जिसकी 7वीं नस्ल है, 7वीं जनरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तकरीबन कितने आपने बेच दिए होंगे? तकरीबन मैं सर 50 बकरी तो सेल किया ही होगा, जी। जो खस्सी और बकरी मिला करके, और बाकी तो उतनी खा भी लिए होंगे। वाह, क्या बात है। बहुत ईमानदारी से कबूल किया इन्होंने कि 50 बकरी बेच भी दिया और बाकी उतना ही खा भी गए। वाह, क्या बात है। कुछ मीडिया कर्मी ऐसा करते हैं, रहेगा व्यापारी लेकिन मीडिया वाले उसको बताते हैं फार्मर, और वहीं पर किसान धोखा खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए। लेकिन उस कोई व्यापारी है तो मीडिया वालों को भी चाहिए जी, कि बोलें कि वो व्यापारी है, ताकि किसान अपना सोच समझ कर जाकर बकरी वहाँ से खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। एक व्यापार जिसका चुनाव आप खुद करते हैं और उस व्यापार को अपने आंखों के सामने ग्रो करता हुआ देखते हैं, उसको फील करते हैं, और यही नहीं, उसके हानि लाभ को भी आप अपने आंखों के नज़र से ही देखा करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सारा आकलन, लेखा जोखा जो है उस व्यापार का, सब आपके आंखों के सामने होता है। उस व्यापार का नाम है बकरी पालन व्यापार, कमर्शियल गोट फार्मिंग। ये देख रहे हैं, एक फार्म पे मैं हूँ, बकरी पालन यहाँ पे हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और तकरीबन यहाँ 3 साल से बकरी पालन चल रहा है। शानदार, जो एक देहाती अंदाज में कहा जाए तो मुझे ये बहुत लगा, क्योंकि पेड़ पौधों के बीच में, हरे भरे वातावरण के बीच में, बिल्कुल देहाती अंदाज में, बहुत लो कॉस्ट पे, बहुत ही लो कॉस्ट पे यहाँ पर फूस की झोपड़ियों के अंदर में बकरी पालन चल रहा है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि आज आपको बताने और समझाने के लिए एक अच्छा कंटेंट भी है। और सबसे पहले स्वागत कर लें यहाँ के ऑनर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पर। जी सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने फॉर्म पे। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा खान हुआ। जी, मेरा घर सर दरभंगा शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है, एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है। आज तकरीबन मैं 1 साल से सुधीर सर से यूं ही वीडियो देख करके या उनसे व्हाट्सएप पे बात करके मैं उनके दीवानगी का इजहार करता रहा। जी, लेकिन आज मैं सर का नमन करता हूं कि सर आज मेरे फॉर्म पे तशरीफ़ लाए हैं, और मैं यही सलाह लेना चाहूँगा सर से कि जहाँ तक हो सके सर मुझे मेरी मदद करें, ताकि मैं अपनी इस फॉर्म को, जो मॉडल फॉर्म होता है, ऐसा आपने कहा कि देहात के स्टाइल से, तो ये मेरा गर्व है कि मैं देहात में रहता हूँ, लेकिन मॉडल बनाने के लिए अगर सर मेरी मदद कर देंगे तो मैं अपने इस फॉर्म को बिल्कुल दरभंगा में एक मिसाली फॉर्म बना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये सर की कृपा से ही ये हो सकता है। जी, तो सर अगर चाह लेंगे तो ये मेरा फॉर्म दरभंगा के एक मिसाली फॉर्म बन सकता है। बिल्कुल होगा सर। 3 साल हो गए आपके स्टार्टअप को। जिस अंदाज में आपने शुरुआत किया है, जिस अंदाज में आपने यहाँ तक आपका सफ़र पहुँचा है, निसंदेह आप आगे ग्रो करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी स्टोरी हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को आपके बारे में। सर, आपका नाम क्या बताया आपने? सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा। जी, तो ये कितने साल पहले आपने ये गोट फार्मिंग शुरू की? सर मैं 3 साल पहले शुरू किया था, जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पे एक छोटी सी टापड़ी बनाया था। उसके बाद पिछले साल ये सब बनाया हूँ, तीसरा साल इस ठंड में पुट जाएगा। अच्छा, मतलब 3 साल, यानी कि यहाँ पे पूरी देशी बकरियाँ ही? जी जी, पूरी देसी है। कुछ जो क्रॉसिंग जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने में। 3 साल पहले जब आपने बकरी पालन की नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी, तो कितनी बकरियां लाए थे? 7 बकरियां लाए थे। अच्छा। जो मैं अपने घर पे रखा था, जी, लेकिन घर की लेडीज़ के साथ दिक्कत महसूस होने लगी, तो ख़ानदानी ज़मीन थी, तो हम चले कुछ अलग से किया जाए, तो मैं यहाँ ले आया। 7 बकरियों से कारवां आपका आगे बढ़ा। जी, अभी आज के तारीख में कितनी बकरियां हैं यहाँ बच्चों सहित? आज जब सर से मेरा राब्ता हुआ तो सर पूछे थे कितनी, तो मैं एक वीडियो भेज दिया था, मैं गिन नहीं पाया था। आज मैं गिना हूँ सटीक, अच्छा जिसमें 45 बकरियाँ मेरे पास बच्चा बड़ा सब लेकर के है। अच्छा, 45 बकरियां हैं। जी जी। तो 3 साल हो गए, तो आपको अच्छा खासा अनुभव भी रहा होगा, बिक्री का भी, बेचने का भी। जी, अब देहात में कुछ दिनों तक तो यूं ही हुंडा हुंडी बेचा, लेकिन देखे कि नहीं भाई, कुछ अलग होना चाहिए, अपना ब्रांड है तो अलग होना चाहिए। तो मैं दूर का किसान आया तो 350 रुपये किलो दे दिया, और पास के किसान आया तो 400 रुपये किलो तौल के दे दिया। 3 साल में तकरीबन कितने आपने बेच दिए होंगे? तकरीबन मैं सर 50 बकरी तो सेल किया ही होगा, जी। जो खस्सी और बकरी मिला करके, और बाकी तो उतनी खा भी लिए होंगे।
वाह, क्या बात है। बहुत ईमानदारी से कबूल किया इन्होंने कि 50 बकरी बेच भी दिया और बाकी उतना ही खा भी गए। वाह, क्या बात है। तो देख लीजिए भाई, आप हिसाब जोड़ के कि 3 साल में एक बकरी फार्म का कितना मतलब बढ़िया यहाँ पे चल रहा है। अभी संख्या 45 है और सुधीर सर के कदम यहाँ पे पड़े हैं, तो निस्संदेह अब ये थोड़ी सी मार्केटिंग और जो आगे की प्लान है, योजना है, कैसे इसको और विस्तार से किया जाए, क्या चीज़ों को संरक्षण करना है, किन चीज़ों को हटाना है, उन चीज़ों पर विस्तार से बातें होंगी। लेकिन बहुत बढ़िया। और आपकी बकरियां भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। मैंने थन देखे हैं सर आपकी बकरियों के, वो भी प्रॉपर हैं। क्या खिलाते पिलाते हैं? जी, उसका असर ये है कि सर जो नेचुरली है, बाग बगीचा है, ख़ानदान के लोगों का बहुत अच्छा है। तो 1 रुपये का मेरा खर्चा नहीं, अगरचे मेरी चराई के टाइम पे बारिश हुई तो सानी लगा देते हैं। जी। बस अगर महीने 2 महीने 4 महीने पे 1 दिन का खर्चा है, नहीं तो यूं ही जंगलों में बैठ के चरा लेते हैं। जी। और 3 साल में यहाँ पे 7 जनरेशन की बकरियां हो गई। जी, ये 7वीं वो नस्ल है। पुरानी वाली है, कुछ दिखा जी, सकते हैं? 3 बकरियां अभी मेरे पास 3 हैं, जी जी। जिसमें एक है सबसे बूढ़ी हो गई है। अच्छा, दिखाएं जरा सबसे बूढ़ी बकरी, ताकि लोगों को ये अंदाज लगे कि देखिए भाई, एक बकरी से आप कितना कमा सकते हैं। उस पर बहुत सारे वीडियोस भी हम लोग बनाते हैं, तो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। लेकिन देसी बकरियों की जब बात करेंगे, ब्लैक बंगाल की, तो भैया आप समझ ले कि एक एक बकरी जो है ना जाने कितने बकरियों को पैदा करने की क्षमता रखती है। ये मेरी बकरी जी, जो सबसे बूढ़ी बकरी है ये। सबसे बूढ़ी बकरी यही है। अब जी, बल्कि अब फॉर्म में तो ये कह देते हैं कि बुढ़िया बकरी उधर चली गई, जी। इस नाम से इसको बुलाया जाता है। अच्छा और इसकी ये 7वीं नस्ल है। जी। ये जो बच्चा है, देख लीजिए, ये बूढ़ी बकरी है जिसकी 7वीं नस्ल है, 7वीं जनरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वाह, ये 2 बच्चे हुई हैं अभी। जी। अच्छा। और ये बहुत बार ऐसा हुआ जो घर के लोगों ने कहा इसको बेच दो, हटा दो, लेकिन मेरा दिल नहीं कहा कि नहीं, सबसे पहली बकरी है, इसको रखा जाए और देखें कहाँ तक इसका ग्रोथ होता है। मैं सर की किसी वीडियो में देखा था कि एक बकरी से तकरीबन 15 नस्ल होती है। जी। जी, 15 तक की अगर उम्मीद रखें तो 7 और इससे उम्मीद है मेरी। जी। अच्छा। जी। वाह। तो 7 अगर है तो 7 और उम्मीद है मेरी इससे। जी। और दूध की समस्या भी आती है क्या? चूंकि आप तो देसी बकरी पालन कर रहे जी, हैं। दूध की समस्या एक बार मुझे पिछले सीजन में आई थी, अच्छा। तो पता किए तो आसपास के हर किसान के घर में ये समस्या आ गई थी। तो फिर अपने पास गाय है, गाय के दूध का सहारा लिया। उससे आप व्यवस्था कर जी। और उस टाइम पे थोड़ा सा नुकसान हुआ था बच्चों का। अच्छा। जी, और अचानक। इस बीच में जैसे सुधीर सर से आपका संपर्क हुआ, समस्या आया, सुधीर सर आज विजिट में भी आए हुए हैं यहाँ पे। क्या समस्या क्या आ रही थी यहाँ पे? टीकाकरण से रिलेटेड कुछ समस्या आई है? टीकाकरण का तो मामला ये है सर कि हमारे जिला में हो या हमारे ब्लॉक में हो, आज तक कोई सेवा नहीं हो पाई। बहुत प्रयास के बाद एक बार PPR का टीका आया था, वो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज जो सुधीर सर से मिल करके जानकारी मिली, ये हकीकत में मिली कि भाई हर चीज़ का रख रखाव का एक तरीका होता है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि ब्लॉक के वैक्सीन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं सर से राब्ते में आकर के मैं पटना से जा करके अपनी राजधानी से लाऊंगा, फिर उसका लाभ इंशाल्लाह मुझे होगा। जी जी जी। जी। और ये बता दे थोड़ा सा कि इतने सारे यहाँ पे छोटे बड़े शेड मिला के बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, तो मतलब किस किस पर्पस से आपने बनाया है? सर जो मेरा पर्पस है वो ये है कि सिर्फ जैसे कि यहाँ से शुरुआत करें, जी, इसमें 6 क्या रखते हैं? 15 बाई 20 का 6 अच्छा। सेट है मेरा। हाँ। 15 बाई 20 का 6 है, जिसमें एक हमारा रख रखाव है, अपने बैठने उठने की जगह है। बाकी अभी एक गाय है तो उसको एक छोड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बकरियां ही मुझे बढ़ाना है। जी। और जो तालाब है मेरे सामने में, उस तालाब में मुझे बत्तख का पालन करना है। काफी बड़ा मैं तालाब देख रहा हूँ सर जी, उसमें। वो भी पूरे गांव से खानदान के लोगों का मिला जुला तालाब है, तो उसका अपना एक तरीका है जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे हैंड ओवर हो। अच्छा। और न भी हो तो तालाब में तो कोई मना नहीं करेंगे। अभी हाल में ही सर वैशाली में भी एक जगह जीरो कॉस्ट गोट फार्मिंग करके वीडियो आई थी, उनकी भी बगीचे में शानदार फार्म थी। कुल मिला के मुझे जब ऐसे जगहों पे जाता है तो तबीयत खुश हो जाती है। आपका भी ये बहुत बड़ा बगीचा है और इसी में एक तालाब भी है और इसी बीच में इन्होंने गोट फार्मिंग का शेड भी डाला है। ये कितने एरिया में है सर? मेरा जो अपना ये है करीब 4 कट्ठे में है। लेकिन जो खाली जगह देख रहे हैं वो तो बीघों में है। जी, बीघों में है। जी, वो बीघों में, जो खाली जगह वो बीघों में है और बीघों में ज़रूरत पड़ती है चरने के लिए। जी। रख रखाव के लिए जो 4 कट्ठे पे है। और अब तो उम्मीद करेंगे कि मुझको बीघों की तलाश करनी पड़ेगी जब सुधीर सर का कदम पड़ गया है। सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए बहुत बेस्ट डेस्टिनेशन है आपका। सर थोड़ा सा इधर आए, इस ब्रीडर के बारे में भी बताइए, कब लाए आप? सर ये ब्रीडर वही जो बताया, फॉर्म चालू किए हैं तो बकरी को पाल खिलाने में दिक्कत होती थी गाँव देहात में। तो हमारे एक अखरुज़्ज़मा खान साहब हैं, DSP साहब के साथ में रहते हैं पटना में, तो उनसे मैं रब्ता किया तो किसी से वो रब्ता करवा करके मुझे बोला। इसको सर मैं बोलोरो में लाया था, बोलोरो में रख करके लाया था। तो मुझे सफ़र में थोड़ा आसानी पसंद है। कि तो उसी समय 3 साल पहले? उसी समय लाया था, 3 साल का ये भी मेरे यहाँ पे हो गया। उस समय वजन क्या रही होगी?
उस वक्त में वज़न इसका 17 से 18 केजी होगा। अच्छा, अभी तो सर बहुत है। अभी 42-45 केजी का 45 है। केजी जी, का है। वही बकरियां कुछ कमज़ोर होने के उसको कमज़ोर करके रखते हैं। अच्छा, उसको बनाए तो ये 90 केजी का हो जाएगा। अरे वाह भाई, वो ब्रीडर मैं देखता हूँ यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा नस्ल में मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और आइए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सुधीर सर से भी। और सुधीर सर आए हुए हैं यहाँ पे विजिट में। ये दरभंगा जिला है या सर मधुबनी जिला? दरभंगा जिला है, दरभंगा जिला है। जी। जी एक बात इनसे पूछना चाह रहे थे, जो आप थोड़ा देर पहले बोले कि 1 साल दूध की कमी हो गई थी। तो दूध की कमी अक्सर ये उमस वाला जब गर्मी होता है बरसात में उसमें होता है, नहीं तो ठंड के मौसम में होता है। जी, आपके यहाँ कब हुआ था? आइए सर, इधर आ जाइए सर। जी। आपके यहाँ जो वो ठंड का मौसम था सर। ठंड का मौसम जी। था, अच्छा। ठीक है। तो ठंड के मौसम में देखिए, ब्लैक बंगाल का जो लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं किसान, तो दोनों चीज़ें बता दे रहे हैं। ये कोई नहीं आज तक बताया हो जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि दूध की कमी होता क्यों है ठंड में। और अधिक कमी दूध की कमी हो गया, उस पर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो बच्चा में तो दूध का कमी हो जाएगा। यदि दूध का कमी हो गया तो बच्चा तो कुपोषित हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा दूध की कमी हो जाएगा तो बच्चा भूखे मर भी सकता है। तो आइए, ठंड में क्यों कम होता है और उमस वाला जो बरसात वाला गर्मी हो उसमें कम क्यों होता है, दोनों बताएंगे। और उसका उपाय क्या करें ताकि दूध की कमी होने का चांस कम से कम हो। आप भी ध्यान से सुनिएगा। अक्सर होता क्या है कि जो लोग गर्मी में खाना खिला रहे थे बकरी को, वही खाना खिलाते हैं ठंड में भी। जो लोग, सब लोग नहीं। तो होता क्या है, ठंड का मौसम में बकरी जो भी खाना खा रही है, संक्षेप में बता रहे हैं, तो डीप में नहीं जा रहे हैं, उसका जो भी शरीर में एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो अधिकांश भाग ठंड से लड़ने में लग जाता है। तो मान लिया जाए कि देहाती भाषा, जितना एनर्जी बना आधा लग गया ठंड से लड़ने में, जाड़ा में, तो बाकी शरीर का जो भी अंग है उसमें एनर्जी का सप्लाई तो डाउन हो जाएगा, होगा ना। तो उसमें दूध का बनाने वाला भी एक अंग है, उसमें एनर्जी का लेवल डाउन हो गया तो दूध कम हो गया। सिर्फ दूध कम नहीं होता है, जाड़ा में बकरी दुबली भी इसी कारण से होने लगती है, क्योंकि एनर्जी का लेवल शरीर में डाउन हो गया, क्योंकि अधिकांश एनर्जी लग गया ठंड से लड़ने में। कभी कभी एबॉर्शन भी होता है, क्योंकि बच्चेदानी भी एक अंग है, उसको भी एनर्जी नहीं मिला, लेकिन हम दूध पर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए जाड़ा का मौसम में ना बकरी को ठंड से तो बचाना ही है। कैसे हीट में रखें, एक्स्ट्रा डाइट दीजिएगा। एक्स्ट्रा डाइट चरने वाली में, ये तो चरा कर रखते हैं, चरने वाली में और ज़्यादा समस्या क्या आता है, ठंड खूब गिर रहा है, शीत से घास भींगा हुआ है, बकरी जाएगी खाने नहीं खाएगी। शीत से घास खाती है जी? नहीं खाती है। जब खाना खेबे नहीं करेगी और धूप उगते उगते हो जाता है 12-1, तो बकरी का पेट भी नहीं भर पा रहा है। एक तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देने की बात कर रहे हैं और चराई वाली पर समस्या जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, जाड़ा में क्या करना है, घास तो खिलाइए ही खिलाइए, घर पर एक्स्ट्रा खाना खिलाइए, बिल्कुल, ताकि एनर्जी लेवल उसका इतना हाई कर दीजिए ताकि ठंड से भी लड़ ले और उसके शरीर में भी एनर्जी बना रहे। सही बात। तो जाड़ा में आपको एक्स्ट्रा देना है। अब आइए उमस वाला गर्मी में ध्यान सुन लीजिए। उमस वाला गर्मी में होता क्या है, उमस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से बकरी बेचैन रहती है। बकरी क्या, हम लोग भी रहते हैं, भूख कम हो जाता है। तो बकरी को करना क्या चाहिए, इनके यहाँ तो बहुत अच्छा है कि पेड़ पौधा है, तो इनके यहाँ तो समस्या कम आता होगा। लेकिन जो लोग शेड बना लिए हैं करकट का सब, वो लोग कोशिश करें कि उमस वाला गर्मी से बकरी को बचाएं और साथ ही साथ लीवर टॉनिक जरूर चलाएं, क्योंकि भूख कम हो गया है। जब भूख कम हो गया तो खाना कम खाएगी, जब खाना कम खाएगी तो दूध कम होगा, तो जब दूध कम होगा तो बच्चा का ग्रोथ कम होगा जी। इसलिए लीवर टॉनिक उमस वाला गर्मी में जरूर चलाएं और उमस से बचाने की कोशिश करें। ये समस्या ब्लैक बंगाल बकरी, देसी बकरी में ही ज़्यादा आएगा, अच्छा, बच्चा वाला में, क्योंकि इसमें बर्बरी की तुलना में दूध कम है, सिरोही की तुलना में दूध इसमें कम है ना। अब बर्बरी में दूध ज़्यादा है, सच्चाई बात है, बर्बरी में दूध ज़्यादा है, उसमें हल्का सा दूध कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्लैक बंगाल में दूध बच्चा भर ही रहता है, या बहुत अच्छा क्वालिटी का हुआ, चाहे क्रॉस ब्रीड में आपका हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा रहा, जैसे आपके यहाँ क्रॉस ब्रीड है, चली ज़्यादा है तो काम चल जाता है। लेकिन प्योर ब्लैक बंगाल रहेगा, चाहे आपकी बकरी, कोई व्यूअर लोग ऐसे होंगे जिनकी बकरी खराब होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं खर बकरी, छेमी छोटा छोटा है, तो उसके अंदर दूध का अभाव हो जाएगा। तो बरसात में क्या होगा कि दूध नहीं रहेगा, बच्चा भूखे मरेगा, जाड़ा में भी उसी में भूखे मरेगा। तो लोग अपन दोस्तों देगा नहीं कि खराब बकरी लिए हैं, या कारण तो पकड़ नहीं पा रहा है, क्या कारण है, ब्लैक बंगाल को बोलेगा ये खराब है। तो यदि ये सब टिप्स अब अपनाया जाए तो आपके यहाँ दूध की कमी नहीं होगी।
और ऐसे सर बकरियों का रिव्यू जो आपके तरफ से इनके फार्म को देखा आपने? बकरी तो इनका अभी ठीक है, क्योंकि बकरी चराई पर जा रही है, क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा ले रहे हैं, दुधारू बकरी भी सब है। बकरी तो इनका ठीक ठाक है, बकरी में समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज का भाव कैसे अभी जान दूध। तो ट्रेनिंग में यही से हम लोग छोटा छोटा बात सिखाते हैं, और यही कारण है कि हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ना ब्लैक बंगाल के फार्मिंग में सफल होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मेन टिप्स होता है जो आज भी हम वीडियो में बता दिए। और बर्बरी में चूंकि दूध का और कमी वो टिप्स सबसे बड़ी खासियत आपकी सर कि जिस जगह पे जाते हैं लाइव प्रमाण के साथ बताते हैं जहाँ वो कमी है। हाँ, कमी है, जैसे स्वीकार है, तो आज हम इनको बता दिए। क्या सर ये लगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है ना कि जहाँ जो कमी वहीं बताया जाए। अब यूं ही फेक आईडी बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कुछ और, करते कुछ और, जाइए तो कुछ है ही नहीं। अभी कुछ देर पहले यही बता रहे थे, कहाँ का तो वीडियो लोग देख लिए, जाकर बकरी खरीद कर लाए, अब बकरी सब मर गई। मोबाइल पर रब्ता कीजिए तो 50 बकरी दिलवा देंगे वो। ये समझ में नहीं आता कहाँ से दिलवा देंगे, इसलिए मैं कभी रब्ता नहीं किया, किसी का वीडियो भी नहीं देखा। जब से सुधीर सर को देखा तो मैं किसी को देखा ही नहीं। बस ये आज कृपा हुई सर की कि सर यहाँ आए हैं, तो मैं शुक्रिया तो अदा करूँगा ही, लेकिन कभी भूलूँगा भी नहीं फॉर्म पे आए हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है ना, हमारा उद्देश्य किसी ट्रेडर को बोलने का टारगेट नहीं है। कुछ मीडिया कर्मी ऐसा करते हैं, रहेगा व्यापारी लेकिन मीडिया वाले उसको बताते हैं फार्मर, और वहीं पर किसान धोखा खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए। लेकिन उस कोई व्यापारी है तो मीडिया वालों को भी चाहिए जी कि बोलें कि वो व्यापारी है, ताकि किसान अपना सोच समझ कर जाकर बकरी वहाँ से खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या कीजिएगा, सब चलिए जगह सर, तो इसी खेला में है। है जागरूकता अभियान में जो है हम लोग का सफ़र चल रहा है इन्हीं सब चीज़ों को रोकथाम के लिए। और चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुभकामनाएं, और बहुत बढ़िया आपके पास स्पेस है, जगह है, उसका यूटिलाइज़ करके और आगे करें, यही हम लोग चाहेंगे। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि साथ में चल करके ऐसी ऐसी बातें जो हैं आपको फार्म पर बताते हैं, जो कि आपको भी कमर्शियल गोट फार्मिंग में हेल्प करेगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।